हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। इतिहास का यह सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप का राष्ट्रवाद, और यूरोप के राष्ट्रवाद का 2 वीडियो पहले आ चुका है, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे फ्रांस की क्रांति के बारे में। अब बारी है इटली के एकीकरण। नाम तो बहुत सुने होंगे इटली का। इटली का एकीकरण बहुत अच्छी कहानी है इटली की, बहुत अच्छी। एक बार हमको कहानी बताने दीजिए, आप लगभग समझ जाइएगा बातों को। कहानी के माध्यम से हम फिर से समझेंगे इटली के एकीकरण को। उससे पहले हमेशा कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक हिस्ट्री और एक भूगोल मतलब ज्योग्राफी। तो ख्याल रखिए कि इसको मैप के साथ साथ पढ़ें। अगर मैप के साथ पढ़िएगा तो अच्छे से कहानी समझ में आती है और बढ़िया से आपको पता चलेगा किस देश की स्थिति कैसी है, कौन किधर से आक्रमण किया, तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। मानिए भूगोल में तो मैप ही है, पूरा का पूरा मैप मैप मैप, लेकिन इतिहास में भी मैप का इस्तेमाल कीजिए। मैप की सहायता से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो हम पहले इटली के एकीकरण की कहानी सुनने से पहले हम थोड़ा सा मैप पर देखते हैं कि उस वक्त 1815, 1820, 25 के आसपास इटली का मैप कैसा था, चारों तरफ कौन कौन से देश थे। क्योंकि हम बार बार इटली का नाम लेंगे तो बगल में ऑस्ट्रिया का नाम लेंगे, फ्रांस का नाम लेंगे, इंग्लैंड का नाम लेंगे। तो ये जो नाम लेंगे ना, तो आपको अगर हम दिखाए बिना अगर हम बोलेंगे कि ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। आएगा तो रटना पड़ेगा, और हमारा काम ही है कि आपको रटना नहीं पड़े। इसीलिए हम पहले आपको मैप समझाने का प्रयास करते हैं। हमने बोर्ड पर मैप बनाने का प्रयास तो किया है, बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमने मैप भी पढ़ने के लिए बनाया है और पढ़ने लायक है कि आप समझ जाइएगा। वैसे हम आपसे कहेंगे कि जहां भी आप पढ़ते हैं, आपका जो स्टडी रूम होगा या जहां आप सोते हैं, वहां एक भारत का नक्शा और एक विश्व का नक्शा चिपका दीजिए। बार बार देखते रहिएगा, सारा देश याद हो जाएगा। अभी आते हैं, देखिए ये जो लम्बघुरवा जैसे लग रहा है, नीचे आके 2 भाग बट गया है, इसी का नाम है इटली। ये है इटली। यहाँ ये सब पूरा का पूरा इटली है। इटली भूमध्य सागर के बीच में बड़ा गजब का देख रहे हैं, आगे से निकला हुआ है। जैसे ऑर्केस्ट्रा का स्टेज आगे नहीं निकला होता है, वैसे ही भूमध्य सागर में इटली ऐसे करके निकला हुआ है। ये है इटली। इटली के बगल के देश को जानेंगे। इटली से ठीक ऊपर आइएगा तो है स्विट्जरलैंड। इसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। और इसके इस तरफ आइएगा तो है फ्रांस। इसका नाम बहुत बार सुने हैं, इसकी क्रांति भी पढ़े हैं, तो फ्रांस यहां पर है। इसके इधर जो एक अटलांटिक महासागर है वो शुरू हो जाता है। फ्रांस के ऊपर में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, और यहां पर फ्रांस के जस्ट बगल में बीच में एक इंग्लिश चैनल है। इसके इस पार जाइएगा तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। खैर इसका मैप दूसरे तरीका से बनता, लेकिन हमने अभी दिखाने के लिए बनाया कि हाँ यहां पर इंग्लैंड है, बस इतना समझिए। इधर आइएगा तो फ्रांस पहुंच चुके हैं, स्विट्जरलैंड आ चुका है, ये पूरा का पूरा इटली है। और ये बगल में दोनों देश है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बगल में जस्ट ये जो इटली की सीमा है, इटली की सीमा से सटा हुआ है ऑस्ट्रिया की सीमा। किसकी सीमा? ऑस्ट्रिया की सीमा। और ऑस्ट्रिया की सीमा के ठीक ऊपर है जर्मनी की सीमा। देखिए थोड़ा सा यहां पर हम परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिया की सीमा है वो थोड़ी सी फ्रांस से भी लगती है। तो ये ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मनी है। कुल मिला के आपको देखना है तो देखिए, ये है फ्रांस, ये है इटली, ये है ऑस्ट्रिया और ये है जर्मनी। इतना देश आपके दिमाग में इस चैप्टर के लिए रहना जरूरी है। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब यूरोप का इतिहास है। तो ये इटली हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब इटली महादेश के अंतर्गत आते हैं, सॉरी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? इटली भी, जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया भी, फ्रांस भी, इंग्लैंड भी, ये सब यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप में। तो इसका पहला पॉइंट ही लिखा है कि इटली यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। केवल इटली नहीं, ये जो भी देश आप देख रहे हैं, सारी कहानी हम यूरोप की पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सब यूरोप में आते हैं। अब थोड़ा सा हम इटली की स्थिति को आपको बताते हैं। इटली की जो अभी राजधानी है उसका नाम रोम है, एकदम यहाँ स्थित है, दिख रहा होगा। इसके आसपास बहुत सारे राज्य हैं। हमने सब राज्यों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि आप अभी 10th में हैं और आपको कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। कुछ राज्य जिसका नाम हम बार बार लेंगे उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे एक राज्य आपको इधर सर्डिनिया पिडमाउंट दिख रहा होगा, इसका नाम है, 2-3 बार बोलिएगा तो बोलने में हो जाएगा, सर्डिनिया पिडमाउंट। बोलिए फिर से, सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया पिडमाउंट के बगल में आपको ये 2 बड़ा बड़ा राज्य दिख रहा होगा। एक का नाम है लोम्बार्डी और एक का नाम है वेनिसिया। एक का नाम लोम्बार्डी और एक का नाम वेनिसिया। लोम्बार्डी, वेनिसिया। नीचे आते हैं रोम,
राजधानी है, अब राजधानी है, उस समय भी बहुत फेमस जगह है रोम। रोम से ऊपर आप समझ ही गए, सर्डिनिया, पिडमाउंट, लोम्बार्डी, वेनिसिया। ये जो पूरा का पूरा भाग आपको दिख रहा होगा, ये पूरा भाग यहां से लेकर के यहां से, इसको मध्य इटली बोलते थे। मध्य इटली, इसी का नाम था पेपल राज्य। हमने वहां नाम नहीं लिखा है, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप केवल याद रखिए मध्य इटली। अब रोम से नीचे आइएगा तो यहां 3, 4, 5 राज्य थे। इसका नाम था नेपल्स। कौन सा राज्य था? नेपल्स नाम था इसका। नेपल्स के नीचे यहां पर आइएगा तो इस राज्य का नाम है सिसिली। नाम है सिसिली। इसके ऊपर आइएगा तो एक छोटा सा द्वीप है यहां पर। यह द्वीप का नाम पहले कुछ और भी हुआ होगा, लेकिन बाद में 1815-20 के आसपास इस पर सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक ने कब्जा कर लिया, तो यह राज्य भी सर्डिनिया पिडमाउंट कहलाएगा। यह था पूरा इटली की स्थिति। यह है रोम। अब इटली को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप एक बार पढ़े होंगे, कभी ना कभी पढ़े होंगे, पुनर्जागरण काल। आपको बहुत बार दिमाग में आया होगा। कई बार इतिहास पढ़े होंगे तो पुनर्जागरण पुनर्जागरण बार बार आता होगा। ये जो पुनर्जागरण था ना, इसका अर्थ होता है पुनः जागना। जैसे पुनर्जागरण काल से पहले यूरोप वाले ये समझते थे कि यहां पर एक सागर है, और सागर का नाम आप जानते होंगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के इस पार दुनिया ही नहीं है, दुनिया पूरी चपटी है। बहुत सारे अंधकार में रहते थे जिनके बारे में इनको कुछ ज्ञान नहीं था। तो उस अंधकार से जब ये प्रकाश की ओर जाने लगे ना, तो एक बार इनको जगे, नींद से जगे और नींद से पुनः जगे, इसीलिए नाम रखा गया पुनर्जागरण काल। और इस पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में इटली से हुई थी। पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहां से हुई थी यूरोप में? तो इटली से। तो इटली बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था, बहुत ही समृद्ध राज्य। सब तरह से, सब जगह से, बहुत अनेकों देश से, एशिया से, अफ्रीका से व्यापारी यहां पहुंचते थे इटली। तो इसका बहुत ही सामरिक महत्व था, बहुत ही सांस्कृतिक महत्व था, बहुत महत्व था इटली का। इसीलिए इटली पर फोकस है। और इटली में आपने एक सभ्यता पढ़ी होगी, रोमन सभ्यता। नाम सुना होगा, रोमन सभ्यता, जूलियस सीजर, ये सब यहीं के हुआ करते थे। बहुत ही बड़ा इतिहास है इटली का, रोमन साम्राज्य का। तो इटली को पढ़ते हैं। ये है रोम, याद रखिएगा। इसके नीचे है नेपल्स। नेपल्स के इधर आइएगा तो सिसिली। इस राज्य का नाम सिसिली है। ये जो द्वीप है ये सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में है, इसलिए नाम है सर्डिनिया। ये और भी टुकड़ों में टूटा हुआ था, हमने कम दिखाया है। इसी को एक करके एगो इटली पढ़ना है, जो आप आज जानते होंगे इटली इटली इटली, वही इटली बनाना है। छोटा छोटा और भी है, हमने तो छोड़ दिया है बहुत सारे राज्यों को। इसको इकट्ठा करके एक देश बनाना है, एक राष्ट्र बनाना है, इटली। उसी के एकीकरण की कहानी सुनेंगे कि कैसे इस छोटे छोटे को मिलाकर एक कर दिया गया इटली। आते हैं इस तरफ। पॉइंट बाय पॉइंट लिखा होगा, तो केवल पॉइंट हम रटवाएंगे नहीं आपको। ये नहीं बोलेंगे नोट कर लीजिए, हो गया। कहानी सुनाते चलेंगे, जहां पर कहानी होगा कहानी सुनाएंगे। तो इटली यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं तो आप समझ ही गए होंगे इटली कहां आता है। इटली यूरोप में आता है, जर्मनी भी यूरोप में आता है, फ्रांस भी यूरोप में आता है। अगला पॉइंट है राजधानी कहां है? तो रोम। इटली के तथा यूरोप के एकीकरण का जन्मदाता। देखिए, यूरोप तथा इटली का एकीकरण, एकीकरण कहिए या एकीकरण का जनक कहिए, इसी जनक को जन्मदाता भी कहा जाता है। यह जन्मदाता कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, जिसकी कहानी आपको सुनाए थे। नेपोलियन एक एक करके बहुत सारे देश जीते। ये सब बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था, 39-40 टुकड़ों में टूटा हुआ था। इसको समेट के 8-9 टुकड़ा कर दिया। सोचिए, जो 39-40 टुकड़ों में टूटा हुआ था उसको एक जगह करके 8-9 टुकड़ा कर दिया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को शासन करने में आसानी हो। लेकिन किसी और ने जीता। फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को जीता। लेकिन कहीं ना कहीं इटली वासी के मन में एक बात तो आया कि हम एक हो सकते हैं। इसी प्रकार जर्मनी 300 टुकड़ा में टूटा हुआ था, 300 छोटा छोटा टुकड़ा, उसको 39 टुकड़ा में कर दिया, 39 को राज्य बना दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ही लोगों के मन में यह विश्वास जगा कि एक नेपोलियन हमको 300 से 39 कर सकता है, 39 से 8 कर सकता है, तो हम 8 एक नहीं हो सकते हैं क्या? मतलब इटली वासी के मन में यह भावना तो जगी कि हम एक हो सकते हैं। और यह भावना जगाने वाला कौन? यह जगाने वाला पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट। इसीलिए कहा जाता है यूरोप तथा इटली के एकीकरण का जनक कहिए या जन्मदाता कहिए। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा। बाधा मतलब रुकावट। रुकावट मतलब एकदम तोरा एक नहीं होने देंगे, ऐसा कौन था?
ऐसा देश तो बहुत सारे थे, फ्रांस भी था, लेकिन मेन जो बदमाश देश था, जो चाहता था इसका एकीकरण नहीं हो, इसका एकीकरण नहीं हो, ये टुकड़े टुकड़े में रहेगा तो हमको फायदा है, वो है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया क्यों है पता है आपको? आप देखिएगा ना, इसके युद्ध में इसको एकीकरण नहीं फ्रांस भी होने देगा, फ्रांस भी चाहेगा कि ये एक नहीं हो, लेकिन हम ऑस्ट्रिया क्यों पढ़ते हैं? आप 1815 का वियना कांग्रेस पढ़े होंगे, वियना सम्मेलन पढ़े होंगे, वो वहां था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। और आपने पढ़ा होगा 1815 में नेपोलियन युग का अंत होता है और 1815 के बाद मेटरनिक युग का प्रारंभ होता है। और मेटरनिक युग चाहता नहीं था कि ये सब एक हो, क्योंकि अगर ये एक हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, और अगर ये मजबूत हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया को जानेगा पहचानेगा कौन? ऑस्ट्रिया से ये युद्ध लड़ लेगा। ऑस्ट्रिया किस पर कब्जा करके रखेगा, किस पर अपना राज जमाएगा? तो वो मेटरनिक का दिमाग था, जो ना इटली को एक होने दे रहा था, ना जर्मनी को एक होने दे रहा था। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया। याद रहेगा, इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि ये सब पूरा का पूरा यूरोप लगभग लगभग ईसाई धर्म है, अब भी है, उस समय भी था। ईसाई बढ़ चढ़कर यहां होते थे, अभी भी ईसाई धर्म के लोग बहुत सारे रहते हैं, और ईसाई धर्म के धर्मगुरु को पोप कहते हैं। ये सब क्वेश्चन खूब पूछेगा और जानकारी रहनी भी चाहिए। ईसाई धर्म के धर्मगुरु को पोप कहा जाता है, और पोप का निवास स्थल, पोप को एक जगह रखा हुआ था, वो जगह है रोम। पोप रोम में रहते थे। रोम में एक बड़ा विशाल सा भयानक महल, भगवान से कम नहीं होते हैं पोप, वो रहते थे रोम में। अब ये क्यों यहां पढ़ा रहे हैं, इसका आगे काम आएगा, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बताइए तो, ईसाई धर्म के धर्मगुरु को क्या कहते हैं? तो पोप। पोप रहते कहां थे? तो फिक्स था जगह, रोम में रहते थे, एकदम जम के, खूब ऐसो आराम, भगवान जैसे, एकदम बहुत बड़ा महल है रोम में, अभी भी वहीं रहते हैं। आगे कहानी में समझिएगा कैसे कैसे। तो बताइए, ईसाई धर्म के धर्मगुरु को पोप कहते हैं, और ये पोप रहते कहां थे? तो रोम में रहते थे। अगला है, इटली कई भागों में विभक्त था। हमने आपको अभी बताया है, इटली बहुत सारे भागों में विभक्त था। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक भी किया, फिर भी अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था। फिर भी उसमें सबसे शक्तिशाली और बड़ा राज्य, सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य दिख रहा होगा आपको, सर्डिनिया पिडमाउंट। इसका नाम पिडमाउंटे था, फिर सर्डिनिया जुड़ गया तो पूरे राज्य को कर दिया गया सर्डिनिया पिडमाउंट। यहां भी सर्डिनिया पिडमाउंट, यहां भी सर्डिनिया पिडमाउंट, ये सब मिला के सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट था। अब आते हैं इटली के एकीकरण पर। इटली का एकीकरण इतना संभव नहीं है। देखिए, झगड़ा करके टूट जाना, टूट के बिखर जाना बहुत आसान है, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, रिश्ता को जोड़ना, 5 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाएं, घर में बंटवारा करना बहुत आसान है, एक जगह रहना बहुत मुश्किल है। तो इटली का एकीकरण इतना आसान तो नहीं था। इसको पूरा करने के लिए इटली में 3 नायक ने जन्म लिया, और तीनों नायक ने अपना खून पसीना, अपना जान एक किया, तब जाकर इटली का एकीकरण पूरा हुआ। और इसी तीनों हीरो को पढ़ते पढ़ते इटली का एकीकरण समाप्त हो जाएगा। ये 3 हीरो का नाम क्या था? तो पहले हीरो हैं जिनका नाम है मेजनी। मेजिनी नाम याद रहेगा। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक हीरो, पहला हीरो मेजनी, दूसरा हीरो का नाम था काउंट काबुर, और तीसरे हीरो का नाम था गैरीबाल्डी। ये 3 हीरो थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इटली के एकीकरण में। हम एक एक करके तीनों हीरो के जीवनी, तीनों हीरो की कहानी, इनका योगदान सब पढ़ेंगे। इससे पहले, इसको इंटरेस्टेड बनाने से पहले एक कहानी, आपको कहानी क्या, एक चीज बताते हैं कि क्यों, आप दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों। जैसे इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, इटली के एकीकरण का दिमाग, मस्तिष्क, राजनीतिज्ञ काउंट काबुर को कहा जाता है, और इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, आखिर इन्होंने इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान दिया। आप थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी पे बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हमारा भी बहुत अच्छा नहीं बना है, ये जो सोचिएगा एकदम एग्जैक्ट बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बना है। हमने काम चलाओ बनाया है ताकि काम चल सके, पढ़ाई हो सके, कौन सा देश कहाँ है स्थिति पता चल सके। तो आप मैप भी बनाइएगा एक पेज में, और पॉइंट भी नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। हम अब पढ़ेंगे पहले हीरो को जिनका नाम है मेजनी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर सके। अब हम पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। प्रथम नायक मेजनी। देखिए, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। अब आप सोचिएगा याद कैसे होगा, बहुत आसानी से याद होगा। मेजनी, ये समझ लीजिए कि इटली में
जो एकीकरण है, एकीकरण की शुरुआत कौन करने वाले हैं? मेजनी। और आप इससे पहले पढ़े हैं कि इटली में एकीकरण का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में एक बात आपको याद होगा कि नेपोलियन सम्राट बना था 1804-5 में। तो 1805 में इनका जन्म होता है। थोड़ा सा याद हो जाता है, ऐसे ही लिंक करके याद करना पड़ता है, समझ गए? तो 1805 में मेजनी का जन्म होता है और बचपन से ही मेजनी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। क्रांतिकारी विचारधारा मतलब ये मत समझिए कि 3 साल के थे या बंदूक लेके चल देते थे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लोग नहीं कहते हैं पूत का भविष्य पालने में दिख जाता है, ऐसे करके कुछ एक कहानी है, मतलब एक कहावत है, उसी के हिसाब से सोचिए। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे भगत सिंह का, कि भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेत जाते हैं और खेत में उनके पिताजी कुछ कोर के कुछ रोप रहे हैं, तो भगत सिंह उस खेत में खेलने लगते हैं और कुछ लकड़ी बोते हैं उसमें। तो उनके पिताजी आते हैं, पूछते हैं क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह कहते हैं कि हम बंदूक बो रहे हैं, जिससे कि बहुत सारा बंदूक होगा और हम एक दिन अंग्रेजों को खदेड़ के भगा के मार के भगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में वो बंदूक लेके चल दिए, लेकिन दिख गया होगा कि बचपन से ही भगत सिंह इस विचारधारा के थे कि हमको बंदूक लेके तब अंग्रेज को भगाना है। तो मेजनी का विचार भी बचपन से क्रांतिकारी था, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, वो इटली को एक जगह देखना चाहते थे। थोड़े से बड़े हुए जब उन्होंने पढ़ा, अपने किताबों में पढ़ा और उन्होंने अपने इटली का गौरवशाली इतिहास पढ़ा कि एक वक्त था जब पूरे यूरोप की राजधानी इटली हुआ करती थी। पूरा रोमन साम्राज्य पूरे यूरोप में फैला हुआ था और उसकी राजधानी इटली के रोम में हुआ करती थी। पुनर्जागरण का केंद्र रोम हुआ करता था, इटली हुआ करता था। तो इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना, एकीकरण की भावना जगी और इन्होंने सोचा कि ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ देश है, इसको एक जगह क्यों नहीं किया जाए। अब टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ देश का मतलब थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। अब सर्डिनिया पिडमोंट ये आज़ाद था, इसके शासक होते थे, यहाँ के राजा होते थे जिन पर किसी का कब्जा नहीं था। आपको यहाँ पर 2 बड़का राज्य दिख रहा होगा, लोम्बार्डी और वेनिसिया। ये लोम्बार्डी और वेनिसिया बहुत बड़ा और अमीर राज्य था। इस दोनों राज्यों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। हम यहाँ पर एरो बना देते हैं कि आपको पता चले। ऑस्ट्रिया का कब्जा था वेनिसिया पर भी और लोम्बार्डी पर भी। ये जो आप नेपल्स देख रहे हैं नीचे का राज्य, ये नेपल्स और सिसिली, इस पर शुरुआत में 1815 में जब पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया, नेपोलियन युग का अंत करके, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बुर्बो राजवंश का शासन शुरू हो गया। यहाँ पर वैसे राजवंश का शासन नहीं, इटली का बहनोई रहता था। नेपोलियन बोनापार्ट के बहन का पति रहता था, बहनोई रहता था यहाँ पर, और वो राज्य चलाता था। लेकिन नेपोलियन मारा गया, उसके बाद उसका बहनोई भी मारा गया, तो ये नेपल्स और सिसिली, इन सब राज्यों पर बुर्बो राजवंश का शासन शुरू हो गया। इसके बाद आते हैं मध्य इटली में। मध्य इटली जो रोम है, रोम में पोप रहते थे और पोप ईसाई धर्म के धर्मगुरु। तो रोम में जो पोप रहते थे ना, उनको सुरक्षा प्रदान फ्रांस करता था। फ्रांस सुरक्षा प्रदान करता था रोम में। पोप के सुरक्षा की व्यवस्था फ्रांस पर थी। और इसके आसपास का जो ये मध्य इटली का राज्य है, इसे पेपल्स कहते थे। और ये पेपल्स राज्यों पर भी लगभग फ्रांस का ही कब्जा रहता था। इस प्रकार आप देख रहे होंगे बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और हमने छोटा छोटा छोड़ ही दिया है। तब तो मेजनी ने ठानी कि हम इटली का एकीकरण करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना उनमें थी, बचपन से पढ़ते आ रहे थे। बाद में आकर इन्होंने एक गुप्त संस्था ज्वाइन की। इटली का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। क्रांतिकारी संगठन था, लेकिन खुलेआम नहीं घूमता था बंदूक लेके कि हाँ हम इटली का एकीकरण करें, फरियाल होके फरियाएगा। राजतंत्र था, राजा था, फ्रांस का नजर रहता था पूरे पर, ऑस्ट्रिया का नजर रहता था पूरे पर। और कितना खतरनाक आदमी था मेटरनिक, आपको पता ही होगा। अगर उसको पता चल जाता बंदूक उठाने वाले लोग हैं, ठाई ठाई गोली मारता, बात खत्म। राजा को किसी से पूछना पड़ता है। तो क्रांतिकारी संगठन जो था वो गुप्त था, चुपचाप अंदर अंदर काम करता था। और ये सब गोरिल्ला युद्ध पद्धति जानते होंगे। गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जन्मदाता थे हमारे यहाँ के शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध, उसका आविष्कार किया, उसको मतलब खोजा था। ये सब वही अपनाते थे। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? छापामार युद्ध समझिए कि हमें किसी दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन बहुत मजबूत है, हम लोग बहुत कमजोर हैं, कम आदमी हैं,
तो हम इंतजार करेंगे कि ऐसे जगह रास्ते में जाने दे और चुपके से एक बार हमला करें, अपना काम करें और फिर गायब हो जाएं, क्योंकि हम लोग कम हैं। और वो कम में जो एक को दो मरी हो जाएगा तो वैसे ही संस्था खत्म। इसको कहते हैं छापामार युद्ध। और ये कार्बोनरी जो संस्था थी, कार्बोनरी, ये यही युद्ध का सहारा लेती थी और गुप्त तरीके से इटली में काम करती थी। कार्बोनरी जो संगठन था ये 1810 में बना। और उसके बाद जब मेजनी बड़े हुए, देखिए मेजनी ने कितना पढ़ाई किया। मेजनी दार्शनिक भी थे, फिलोसफर, मेजनी लेखक भी थे और मेजनी राजनेता भी थे। राजनेता बाद में बने, पढ़ने में बहुत तेज, क्रांतिकारी विचारधारा, दार्शनिक भी हैं, लेखक भी हैं और बाद में तो राजनेता बन ही जाते हैं, उसी की तो कहानी है। तो ये जो गुप्त संस्था था कार्बोनरी, ये बहुत पसंद आया मेजनी को, क्योंकि मेजनी राष्ट्रवाद को सोचने वाले, अब राष्ट्रवाद को सोचने वाले कहाँ मिलेंगे, तो क्रांतिकारी संगठन में मिले। गुप्त संस्था थी। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि इटली की गुप्त क्रांतिकारी संगठन का क्या नाम था, तो कार्बोनरी। कार्बोनरी कब बना? 1810 में। और मेजनी बड़े होकर कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण कर लिए और सदस्य बन गए। अब जो भी काम कार्बोनरी गुप्त तरीके से करता था, मेजनी भी उसमें शामिल होते थे। धीरे धीरे मेजनी फेमस हो गए। मेजनी का चूंकि देखिए दिल के अंदर था उनका एकदम राष्ट्रवाद भरा हुआ बचपन से, तो अच्छा काम करने लगे। अच्छा काम करते करते एक बार ऐसा हुआ कि मेजनी इस क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हो गए। और केवल मेजनी नहीं हुए, कार्बोनरी जो संस्था थी, समझिए उसी के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके लगभग कार्बोनरी के सारे सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में ठूस दिए गए। और इस प्रकार कार्बोनरी संस्था भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी थोड़ा सा देखिए, ये गिरफ्तार कब हुए, तो 1830 में। यही कार्बोनरी का गुप्त काम कर रहे थे, क्रांतिकारी काम, इसी में पकड़ा गए और 1830 में जेल भेज दिए गए। अब मेजनी जेल में है, 1830 में जेल गए, 1831 में जेल से छूटेंगे। 1 साल के आसपास जेल में रहे थे। जब बाहर निकले, खोजा कार्बोनरी, हमर ऊ दोस्त ऊ सदस्य, कोई नहीं था, क्योंकि कार्बोनरी संस्था को लगभग खत्म कर दिया था। अब क्या करेंगे मेजनी? अब तो अकेला पड़ गए, कुछ तो लड़ने वाले लोग भी थे। तो एक विश्वास था मेजनी के अंदर। मेजनी कहते थे कि अगर इटली का एकीकरण होगा ना, और अगर संभव है ना, तो वो केवल युवा कर सकता है। उनको युवा लोगों पर बहुत भरोसा था। अपने उम्र ज़्यादा हो गया या कम हो गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखिए उनके अंदर जिंदा था। आप जानते होंगे भारत के गरम दल के नेता थे को लाला लाजपत राय। वो धोती कुर्ता मुरट्ठा बांधे हुए पंजाब केसरी उनको लोग कहते थे। और जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था ना, तो जिद बना के अड़ गए लाहौर में, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन देखिए हिम्मत, कलेजा, वो जवान आदमी वाला था उनमें। गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। तो मेजनी विश्वास करते थे कि इटली का अगर एकीकरण संभव है और कोई कर सकता है तो वो कर सकता है युवा वर्ग, युवक, यंग लोग। तो उन्होंने धीरे धीरे करके संगठित करना किया युवाओं को, क्योंकि कार्बोनरी थी नहीं, करना तो था। तो इन्होंने 1831 ईस्वी में एक नया संगठन बनाया और नाम रखा यंग इटली। इटली के युवाओं को एक जगह करने के लिए यंग इटली नामक संस्था थी। 1831 में बना। ये संस्था ठीक ठाक चला, बहुत ज़्यादा कारगर हुआ। तो इन्होंने सोचा एक और 1834 ईस्वी में इन्होंने एक और संस्था बना दिया और उसका नाम रखा यंग इटली नहीं, यंग यूरोप। पूरे यूरोप के युवा एक जगह आओ और यूरोप की वृद्धि के लिए लड़ो, विकास के लिए लड़ो। तो एक संस्था का नाम है यंग इटली, एक का नाम है यंग यूरोप। याद रहेगा, यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने की, यंग यूरोप की भी स्थापना मेजनी ने की। यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834 में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सारा कोशिश किए, बहुत सफल नहीं हुए। लेकिन जब 1848 में फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, आपको पढ़ाए होंगे 1848 की क्रांति, उसी समय इटली में भी क्रांति शुरू हो गई, जनवादी क्रांति, जनवादी आंदोलन। और पता है उस जनवादी आंदोलन में जनता के तरफ से सबसे मेन नेता बन के उभरे थे मेजनी। इतने साल की मेहनत थी, मेजनी को भरोसा था कि इस बार हम लोग जीत जाएंगे, हमारी जीत होगी। लेकिन जनवादी आंदोलन को राजाओं ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने मिलकर कुचल दिया और 1848 की जो जनवादी क्रांति थी वो सफल नहीं रही। और इस प्रकार मेजनी का इतना सारा मेहनत, ये देखा हुआ सपना, युवाओं पर भरोसा, सब टूट गया और मेजनी बेचारे टूट गए 1848 की क्रांति असफल होने के बाद। और मेजनी बहुत उदास होकर इटली छोड़कर चले गए।
अब देखिएगा यहाँ लिखा है 1848 ईस्वी के जनवादी आंदोलन में मेजनी ने मुख्य भूमिका निभाई, मेन हीरो रहे, परंतु असफल रहे, सफलता नहीं मिली। हताश होकर, निराश होकर मेजनी इटली छोड़कर चले गए और इटली से बाहर जाने के बाद 1851 ईस्वी में देखिए छोड़कर चले गए हैं, हार नहीं मानी है। बाहर जाकर फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था बनाया 1851 में। फ्रेंड्स ऑफ इटली मतलब बाहर रह के, इटली नहीं आएंगे, इटली के बाहर भी इटली का भला चाहने वाले इटली के तो लोग होंगे ना। जो इटली का भला चाहने वाले हो, आओ दोस्ती करते हैं, एक साथ इटली के लिए चलते हैं। और इन्होंने एक नया संस्था बनाया 1851 में, नाम था फ्रेंड्स ऑफ इटली। ये थे मेजनी। मेजनी आपको इसके बाद ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, लगभग इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। और इसके बाद इनकी जो जगाई हुई क्रांति थी, ज्वाला थी, वो आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले हीरो को हम पढ़ने वाले हैं, काउंट काबूर को। समझ गए? तो मेजनी ये मत समझिएगा कि एकीकरण किए नहीं तो फिर ये एकीकरण के नेता कैसे बन गए, एकीकरण के मसीहा कैसे बन गए। भाई साहब, करे या नहीं करे, मेजनी ने एक भरोसा जगाया, एक कोशिश की, लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि इटली का एकीकरण संभव है। इसीलिए इटली के एकीकरण का मसीहा, भगवान कहिए, वो कहा जाता है मेजनी को।